वेलकम भाई लोग। फील से हिस्ट्री पढ़ाई थी, सिविक्स पढ़ाई है फील से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। आ जाओ यार, आ जाओ। जिनको नहीं पता मेरा फील से इंटेंशन का क्या है, मोस्ट ऑफ द टीचर्स जितने भी यूट्यूब पे हैं वो आपको पढ़ाते हैं एग्जामिनेशन की तैयारी कराने के लिए। पढ़ाऊंगा तो मैं भी आपको एग्जाम की तैयारी कराने के लिए, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा उसमें फील्ड डालूंगा, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे तुम्हारा इंटेंशन पता है, वो है भैया हमें आईसीएससी पास करना है। पास करना है, टॉप भी नहीं करना, बस पास करना है। तो भाई तुम्हें टॉपर लेवल का बना दूंगा मैं, डोंट वरी। लेकिन हाँ, जिसका एम्बिशन इतना भी है ना भाई कि मेरे को पास करना है, उसका काम भी हो जाने वाला है, ठीक है? और एकदम तुम्हें फील मिल जाने वाली है भाई, टॉपिक की फील दिला दूंगा। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एग्रीकल्चर चैप्टर के साथ। यूट्यूब पे इस चैप्टर के बहुत कम लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जितने भी हैं तो टीचर्स ने भी पूरी जो टोटल ज्योग्राफी है उस बुक के हिसाब से चले हैं। एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2, एग्रीकल्चर 3, एग्रीकल्चर 4। अबे सीरीज बना रहे हो क्या तुम? सीरीज में पैटर्न प्रिंट करना है? किसी क्रिटिसाइज वगैरह नहीं कर रहा, लेकिन मैं भाई, मेरे को आता है मजा वो पढ़ने में और वो पढ़ाने में जो सिलेबस में है। बुक में फालतू की बकवास करी गई है, उसी को लाइन बाय लाइन चाटते रहना, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ठीक है, तो पूरी फील के साथ पढ़ाऊंगा, उतना पढ़ाऊंगा जो बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, फिर चाहे तुम अपने पीवाई की उठा के देख लेना, सब कुछ यहीं से यहीं आया है, ठीक है? हाँ, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स चेंज भी हुए हैं, तो उनको उन टॉपिक्स को मत देख लेना। जो आईसीएससी ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है, वो हर एक चीज़ तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है? और यहाँ मैं 2-2 बुक्स की रेफ़रेंस ले रहा हूँ, 2-2 बुक्स की। समझ पा रहे हो तुम कितना हार्ड वर्क कर रहा हूँ मैं? खुद के लिए कर रहा हूँ, खुद नहीं होते ना आईसीएससी में पढ़ाता भी नहीं। चलो आ जा यार, देखो। अ, एग्रीकल्चर चैप्टर जो है बोरिंग चैप्टर नहीं है, और मुझे लगता था कि बहुत टफ चैप्टर है। मैंने खुद पढ़ा, बिल्कुल भी टफ नहीं है भाई, बहुत आसान चैप्टर है। बस इसमें थोड़ा टेम्परेचर वाली चीज़ें और रटने वाला तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, भाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी में रटने वाली चीज़ें तो रहेंगी, ठीक है? बट स्टिल एक एक दो बार अगर आप लोग देखो, एक बार मैं पढ़ाऊंगा, एक बार एग्रीकल्चर की खुद रीडिंग मारोगे, जो मर्जी किताब है, आईसीएससी का सिलेबस निकालो और फिर जो जो सिलेबस में है ना, बस वो पढ़ो, बढ़िया से तुम्हारा कवर होगा। अब बिना किसी समय को व्यर्थ करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस के साथ। सुन लो भाई, इम्पोर्टेंस आईसीएससी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो भाई इंपॉर्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसके फायदे हैं, इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस, इस तरीके से एग्रीकल्चर मिल सकता है। भैया इसमें ज्यादा दिमाग नहीं घुमाना, हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है भैया, वी गेट फूड फ्रॉम हियर। पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई, तुम्हें फूड मिल रहा है, ठीक है? भाई ज्यादा फारसी क्यों लिखनी होती है तुमको, हमको ये मिलता है, इस वजह से हमें ये मिलता है। अबे सीधी बात है, हमें भाई खाना मिलता है। तो नंबर 1 पॉइंट हो गया, हमें इससे खाना मिल रहा है, ठीक है? नंबर 2 पॉइंट तुम्हारा क्या हो जाता है? नंबर 2, इससे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है। भैया घर में अपना ससुरा राहुल राहुल बेरोजगार बैठा था, पिताजी ने जमीन खरीद डाली, अब उधर काम करता है, अकेले काम हो नहीं रहा था उससे, तो अपने 3-4 और लफंगे दोस्तों को उठाए लाया। अब सब खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं, फोन का रिचार्ज खुद भरते हैं, बंदी का रिचार्ज भी खुद करते हैं, भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? और जो एग्रीकल्चर मटेरियल है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर नहीं किया ना? नहीं किया ना? जाकर देखो वीडियो वाली भी, पूरा समझ में आएगा, पहले वाली कवर कर लो। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती क्या है? वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती हैं, यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई, जूट की इंडस्ट्री हो गई, ये सारी जो है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आती हैं, और सारे अपना जो रॉ मटेरियल है वो यहीं से लेते हैं, ठीक है? अगला चीज, इस समय इकोनॉमिक फायदा होता है, क्योंकि भैया जब हम इसी माल को, अब इंडिया में इतना ज्यादा राइस बनता है, सारा राइस भारतीय थोड़ी ना खा जाएंगे, तो थोड़ा सा राइस हम लोग जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं बाकी देशों में, ठीक है? तो उसको बाकी देशों में भेज देते हैं और थोड़ा बहुत हमको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाता है भैया, ठीक है? अब बात इंपॉर्टेंस हो गई, 2 नंबर अपने गारंटेड रख लो अगर क्वेश्चन आए तो ये नंबर तुम्हारे हो गए। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया के बारे में, कि कितने टाइप्स की फार्मिंग होती है। सबसे पहली और सबसे पुरानी जो टेक्निक है वो है शिफ्टिंग एग्री। देखो भाई, कोई ये मत समझ लेना भैया कि तुम तो भैया जो हो पूरी बुक नहीं पढ़ा रहे हो, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। अबे मत बैठ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा ट्रस्ट कर ले, पूरे नंबर आएंगे। तो एक बार मेरा लेक्चर देख और फिर तू जाके क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना। अगर तेरे क्वेश्चन बन रहे हैं मतलब तेरे को समझ में आ गया, और नहीं बन रहे हैं तो भाई तू किसी और के पास जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन भाई लाइन बाय लाइन अगर तू इसमें जाएगा ना, तू और ज्यादा कंफ्यूज हो जाने वाला है। तो जितना जरूरी मैं तेरे को उतना बता रहा हूँ और फील के साथ बता रहा हूँ, ठीक है? स्मार्ट वर्क यही रहेगा इस वक्त की, तो पूरा कि तू ये ना पढ़े, ठीक है? लाइन बाय लाइन फायदा नहीं होगा यार, तेरे को ही फायदा नहीं होगा, इसके बारे में मैं और बात नहीं करूंगा, बस यही मैं इसको दबा रहा हूँ।
और ये मत पूछ लेना मैं कौन सी बुक यूज कर रहा हूँ भाई, मैं तुम्हें उतना पढ़ा दे रहा हूँ जितना आईसीएसई में आने वाला है। बुक वाला मत जाओ उतना मत उतना ध्यान दिया करो फालतू की बातों में, ठीक है ना। लोग भाई बोलते हैं ना भाई मेरे को कि भाई तूने तो ये नहीं पढ़ाया, तूने तो ये नहीं पढ़ाया, भाई जितना पढ़ा रहा हूँ देख लो उसके ऊपर। अब बात करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झुम एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो भैया इसमें ऐसा क्या करते हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते हैं। ये बड़ा पुराना है। तुमने पिछले साल क्लास 9th में एक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट पढ़े थे। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में लोग क्या प्रैक्टिस करते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अगर तुम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जाओ, अब तो नहीं, अब पर पहले, अब तो बैन लग गया है। पहले यहाँ भी झुम कल्टीवेशन होती थी। वर्ल्ड के और ज्यादा तुम पार्ट्स में जाओगे, वहां भी तुम्हें देखने को मिलता है वहां के लोग झुम कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का माजरा क्या है अभी समझाता हूँ। समझ लो भैया, इधर थे पहले फॉरेस्ट, कहा थे भैया जंगल लगे हुए थे। हमारे बिहार में तो हमने जंगल देखे नहीं है, पर देखे हमने भैया जंगल होते हैं। तो इसके ऊपर मान लो भाई जंगल है, मेरे जंगल लगा हुआ है अभी यहाँ। मैं एक दिन आया, मैं हूँ आदिवासी, ठीक है, मैं आदिवासी हूँ। और भाई किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं बोल रहा, जनरली जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, पेस्टो, उनके उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ मेरी पूरा जंगल है। मेरे को करना एग्रीकल्चर, मैं लगाता हूँ इधर आग, ठीक है। पहले तो मैं फॉरेस्ट को क्लियर करता हूँ, साफ करता हूँ। साफ करने के बाद जितने मेरे स्लम्प्स वगैरह बढ़ जाते हैं पेड़ वगैरह के, उनमें मैं लगा देता हूँ आग। अब आग लगाने से क्या हुआ, क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा मुझे, स्लम्प बर्न होंगे, आग जलेगी तो क्या मिलता है, ऐश मिलती है, ऐश। ऐश मिलेगी तुम्हें, राख मिलेगी। अब वो जो राख है, वो इस जमीन के लिए फर्टिलिटी इंक्रीज कराने का काम करेगी, वो इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज कराने का काम करेगी। इतना काम हो गया। अब मैं यहाँ एग्रीकल्चर करना शुरू करूंगा, 3-4 साल इसमें मस्त एग्रीकल्चर करूंगा। लेकिन भैया सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है समय के साथ साथ, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तब मैं इसको बोलूंगा टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। फिर इस वाले पैच ऑफ लैंड को मैं फेंक दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं दूसरा पैच ऑफ लैंड लूंगा, ठीक है। ये वाला पैच ऑफ लैंड मैंने त्याग दिया। अब मैं इस तरफ मुड़ गया, इस तरफ मेरे पास दूसरा पैच ऑफ लैंड था। इसके ऊपर भी क्या लगे हुए थे भैया, जंगल 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 लगे हुए थे। जंगल जंगल बात चली है और पता चला है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो पढ़ाई कर लो भैया, है। तो यहाँ भी जंगल लगे हुए थे, साफ किया जंगल को, लगाई आग स्लम्प्स पे, राख बनी। राख ने क्या किया, राख विल एक्ट एज अ सॉइल, फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाला, उसने फर्टिलिटी इंक्रीज कर दी भैया। अब इसमें एग्रीकल्चर उगाओ, बढ़िया तुम्हारे बढ़िया तुम्हारे उसमें खेती बाड़ी करो। कुछ सालों के बाद इसकी फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर क्या करना है, फिर इसको फेंक देना है। इस वाले लैंड, पैच ऑफ लैंड को तो फेंक देना है, मतलब त्याग देना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समय दे देते हैं, जब तक इसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, जब तक ये अपनी फर्टिलिटी को वापस रीगेन करता है, तब तक के लिए क्या करेंगे, फिर से कोई नया माल पकड़ेंगे, नहीं 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 भाई, लॉयल रहेंगे। जो पिछला जमीन हमने छोड़ी थी उसके ऊपर फिर से जाएंगे, याद आ गया ना ये वाले भाई साहब, जो पिछली जमीन हमने छोड़ी थी इस पे फिर से उगाएंगे। जब इसकी फर्टिलिटी फिर से कम हो गई, तो फिर से इस पैच ऑफ लैंड के ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से करेंगे। आपको भी लग रहा होगा भैया ये तो बड़ा अच्छा भाई, इसको छोड़ो उस पे गए, उस पे छोड़ो उस पे चढ़ गए। अबे लिव इन रिलेशनशिप थोड़ी ना चला हुआ है यहाँ, ससुरे कमाल करते हो यार। अबे सॉइल इरोजन होगा, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, समझ रहे हो, दो चीजें बहुत कॉमनली होंगी। और हाँ भाई डिफोरेस्टेशन होगी, डिफोरेस्टेशन भी हो जाएगी। और डिफोरेस्टेशन हुई तो तुम्हें पता ही फिर बाद में क्या क्या होगा, क्लाइमेट चेंज वगैरह सब पता है ना। तभी तो इंडिया के अंदर आज के दिन में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बैन है, गलती से कर मत लेना। बाबा बाबा, बिजनेस आइडिया आया, नैतिक भैया ने बिजनेस आइडिया बता दिया। अब हम जो है ये सारे जमीन जो है जला देंगे। अबे मत करने लग जाना ऐसे काम, ठीक है। ठीक है, तो ये है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, समझ में आ गई बात। और इसमें जो है फार्मर्स जो है सॉइल को प्लग नहीं करते हैं, ये भी याद रख लेना। अब तुम्हारी किताब में इतना लंबा दिया है, मैंने इसको इतने मजेदार तरीके से तुम्हें समझा दिया है। अभी तो बोल रहा भाई बुक के हिसाब से मत चला करो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर विश्वास रखो और उस पर चल पड़ो। अब बात करते हैं अगली टाइप ऑफ फार्मिंग की, जो कि है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग है भाई, मैं, मेरा परिवार, बस। नहीं, मेरी जमीन, मेरा परिवार, बस। इसमें क्या होता है, इसमें फार्मर जो है सिर्फ अपने परिवार की नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्रॉप्स उगाता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ बस वो अपना सस्टेनेंस चाहता है, अपने घर वालों का सस्टेनेंस चाहता है, बस। क्रॉप्स आर
ग्रोन एंड कंज्यूम्ड बाय द फार्मर एंड हिज फैमिली मेंबर्स, बस यही कंज्यूम करते हैं और कोई नहीं कर रहा होता। समझ में आ गई बात? बढ़िया, बढ़िया। ठीक है? तो इसमें अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में हम क्या देखते हैं कि जो ज़मीनें होती हैं वो स्मॉल होती हैं और स्कैटर्ड होती हैं, छोटी-छोटी होती हैं और फ्रेगमेंटेड होती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है? क्योंकि देखो भैया, अगर उसके पास बड़ी ज़मीन होती, अगर उसके पास बड़ी ज़मीन होती, तो फिर वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्यों करता? फिर तो वो माल को बेचता ना, लेकिन क्योंकि भई उसके पास ज़मीन ही कम है, इसलिए वो केवल अपने और अपने परिवार की नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है, उन्हीं के लिए क्रॉप्स उगा पा रहा है। ठीक है? दूसरी चीज़, अब आपके पास जगह ही छोटी-सी है। अब आपके पास भैया ज़मीन ही छोटी-सी है, तो अब इतनी सी छोटी ज़मीन पर तुम लोग क्या उगा पाओगे? ठीक है, इतनी सी ज़मीन है, अब इतनी छोटी ज़मीन पर तुम क्या उगा पाओगे? कुछ भी नहीं उगा पाओगे। सॉरी, सॉरी, उगा तो पाओगे लेकिन सिर्फ़ अपने परिवार के लिए उगा पाओगे। दूसरी चीज़, यहाँ यहाँ ज़्यादातर काम जो है वो मैनुअली होगा। क्योंकि भैया अब इतनी बड़ी ज़मीन है, इतनी बड़ी ज़मीन पर तो भैया ट्रैक्टर लाओ, कोई ये मशीन लाओ, कोई वो मशीन लाओ तो बढ़िया से हो जाएगा। लेकिन भैया अब इतनी सी ज़मीन है, तो इतनी सी ज़मीन के लिए भैया मैं अपना थोड़ी ना दिमाग खराब करूँगा। इतनी सी ज़मीन के लिए, बस इत्तू सी ज़मीन के लिए मैं थोड़ी ना इतना बड़ा ट्रैक्टर खरीदूँगा, फिट भी नहीं होगा यहाँ तो। तो इसीलिए इन यहाँ जो होता है, हम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर ज़्यादा देखते हैं रेदर देन वेरी वेरी एडवांस्ड मेथड। ठीक है? समझ गए? आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं होगा भाई, छोटी ज़मीन है, छोटा ही आउटपुट देगी और उससे केवल और केवल फार्मर और उसके परिवार का घर चलता है, बाकी कुछ नहीं होता। ठीक है? आगे बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या है? भैया अब मैं आप लोगों के लिए बेच रहा हूँ। जो फार्मर है यहाँ वो उनको सेल में बेचता है। वो उसको लोगों को बेचता है कि ये लो, ये मेरी सब्जियाँ और ये सब्जियाँ अब जो है तुम लोग खाओ और मज़े करो। तो ये कमर्शियल फार्मिंग होती है। ठीक है? और अब जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से कमर्शियल फार्मिंग की ओर जो है बढ़ रहा है। जो कैश क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स देखो, एक होती है फूड क्रॉप्स होती है जो हम अपने खाने के लिए उगाते हैं, दूसरी होती है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स वो होती हैं जो पैसा कमाने के लिए होती हैं। इनके नाम में पड़ता है कैश, कैश क्रॉप्स। तो भैया ऐसी क्रॉप नहीं है जो कैश दे रही है, ऐसा मत सोच लेना। ये वो क्रॉप्स हैं जिनको बेच कर के पैसा कमाते हो। इनको तुम उगाए ही पैसा कमाने के लिए रहे हो, ये खाने के लिए नहीं है, ये कमाने के लिए है। ठीक है? जैसे आपकी शुगर केन आ गई। शुगर केन थोड़ी ना खाएगा, वो अपने और अपने परिवार की नीड शुगर केन से थोड़ी ना बढ़ेगा। शुगर केन की रोटी, शुगर केन ऐसा नहीं होता ना, शुगर केन से चीनी मिलेगी, गुड़ मिलेगा, खंडसारी मिलेगी। तो ये बेचने के लिए है, ठीक है? जूट हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सब बेचने के लिए है। और ये सब कोई सब्सिस्टेंस फार्मिंग में नहीं प्रैक्टिस करेगा, ये सब कमर्शियल फार्मिंग में करेगा। भई पहले मेरी ज़मीन छोटी-सी है, इसमें मैं गन्ना उगा बैठा हूँ, हैं? अब बीवी भी लात मारेगी, चप्पल से मारेगी, बोला ये क्या कर लिए तुम, हैं ससुरे? ये क्या कर लिए? तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर निकाल देगी, अपने गन्नों के साथ तुम्हें बाहर निकाल देगी वो। तो ये ऐसी गलती का कर मत लेना सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। फूड क्रॉप्स उगाना उधर। लेकिन इधर तुम्हारे पास बड़ी ज़मीन है भैया, दादाजी की बहुत बड़ी-बड़ी ज़मीनें हैं, तो फिर करना भाई ऐसे काम। फिर गन्ना-गन्ना लगाना, खूब पैसा ही पैसा होगा। ठीक है? दू दूसरा इससे ये हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स, एचवाईवी सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी, जो कि हाई यील्ड देते हैं हमें क्रॉप्स की। उनकी भी डिमांड में जो इंक्रीज़ आया है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसके अंदर बात करते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर की। इंटेंसिव एग्रीकल्चर कौन-सा एग्रीकल्चर है? इंटेंसिव एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर है, जहाँ जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो 2 चीज़ें हैं, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि उधर लोग ज़्यादा रहते हैं और दूसरी चीज़ वहाँ का लैंड जो है वो कम है। यानी कि भैया लैंड कम है, कल्टीवेबल लैंड कम है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ लोग ही जो हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो लोग ही जो हैं यहाँ मैनुअली काम करते हैं। तो ये लेबर इंटेंसिव है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा लेबर काम करते हैं। सो इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ठीक है? लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये एक इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इंटेंसिव एग्रीकल्चर का होता है फार्मर्स की स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं। छोटे-छोटे लैंड होल्डिंग्स होती हैं, छोटी-छोटी ज़मीनें होती हैं उनकी। तीसरी चीज़, इसमें मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन, यानी कि आपने अगर राइस उगाया है, तो साथ में कुछ और भी उगा लिया, ऐसा चलता है। ठीक है? ये इसमें चलता रहता है। ठीक है? या फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ये सब वो चलाते रहते हैं। ठीक है? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और इंटेंसिव एग्रीकल्चर में फ़र्क आएगा, तो ये सिंपल सा पॉइंट लिख कर जाना कि भैया सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो अपने और अपने परिवार के लिए कर रहा है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में वो स्टिल सेल के लिए कर रहा है। समझ में आ गई बात? इतनी बात है। अब बात करते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के नाम से पता लग रहा है भाई बहुत एक्सटेंसिव है।
तो यहाँ लार्ज होंगी, ठीक है, तो यहाँ लार्ज लार्ज लैंड होल्डिंग्स होंगी, ठीक है, और मॉडर्न मशीनरी का यहाँ यूज होता है, पूरा मतलब उसका उल्टा। पर हेक्टाकर प्रोडक्शन यहाँ कम होती है, इंटेंसिव में पर हेक्टाकर प्रोडक्शन ज्यादा होती है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन इधर ज्यादा होती है और टोटल प्रोडक्शन इंटेंसिव एग्री वहां कम होती है। समझ रहे हो? इसको रशिया, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना इन देशों में प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया में भी किया जाता है भैया, अपना यूपी वाले हैं, ससुर यूपी वाले करते हैं भैया। यूपी वाले खतरनाक ही होते हैं, बता ही देते हैं तुमको पहले ही। अब बात करते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर की। तो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक मोनोकल्चर है। मोनो का मतलब क्या होता है? वन कल्चर है। तो भैया यहाँ वन ही चलता है भैया, ओनली वन, नॉट मेनी बट ओनली वन, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली किसी ना किसी बस एक ही क्रॉप लगी होगी, लार्ज मतलब इतनी बड़ी जमीन है, इतने बड़े जमीन में एक ही क्रॉप लगी है, ठीक है। जैसे आपने चाय के बागान देखे होंगे, तो चाय के बागानों में क्या होता है, इतना ज्यादा लैंड होता है और उसमें केवल चाय 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 चाय, पड़ोसी की जमीन में भी चाय 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 चाय, इधर भी चाय 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 चाय। तो ये चाय के बागान हो गए, कॉफी की प्लांटेशंस होती हैं, ये सारे हमारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के आते हैं, जहाँ मोनोकल्चर होता है, सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है। ये सब टी, कॉफी, रबर इनके लिए होती है, मोस्टली कैश क्रॉप्स के लिए होती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फार्म हो, तो बहुत ज्यादा इसके लिए जमीन चाहिए होती है, लेबर इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेबर इसमें बहुत ज्यादा चाहिए होता है, कैपिटल भी इसमें ज्यादा ही लगता है, मोनोकल्चर है, और यहाँ बेसिकली बेचने के लिए उनको उगाते हैं। अब आ जाते हैं भैया मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग, भैया मैं एक फार्मर हूँ, मैंने सोचा भैया अगर मेरे खेत में कभी थोड़ी भैया ज्यादा ही बारिश आ गई, बाढ़ बूढ़ आ गई, मेरे ये खेत तो गए, खेत तो गए, कभी फसल अच्छी नहीं होगी, खेत तो मेरे गए, खेत तो मेरे गए। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ भैया? तो फिर मैं इतना कर सकता हूँ, मैं क्यों ना भेड़, बकरी, गाय ये सब पाल लेता हूँ, या फिर पोल्ट्री फार्म खोल लेता हूँ, ठीक है। इनको खोलने से मेरे को एक्स्ट्रा फायदा मिल जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्रॉप्स तो उगाते उगाते मिक्स्ड फार्मिंग में, लेकिन साथ ही में लाइव स्टॉक रियरिंग भी करते हैं, इन जानवरों को भी देख लेते हैं, तो इससे आपको डबल फायदा होता है। अब मान लो इससे फायदा क्या होता है आपको, और एक क्वेश्चन आया बोर्ड के अंदर कि भैया मिक्स फार्मिंग का क्या फायदा रहता है, तो सीधा सा उसमें आंसर लिखना भैया कि मान लो अगर आपकी कभी फसल अच्छी नहीं उगती, फसल से तुमको पैसा नहीं मिलता, तो तुमको जो है लाइव स्टॉक रियरिंग से बढ़िया पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ गई? ये मिक्स फार्मिंग का फायदा रहता है। समझ रहे हो बात को? यही चीज यही चीज किताब में बताई हुई है, लंबे लंबे अक्षरों में बताई हुई है, वही चीज भाई मैं तुम्हें ब्रीफ में बता रहा हूँ, मतलब जो इतना बड़ा पैराग्राफ है ना, उस सब की जिस्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और वो पूरा है, आईसीसी क्रैक करने के लिए इनफ है, नॉलेज के लिए तुम्हारा इनफ है। उससे ज्यादा बेकार की बातें हैं, उसी को डिटेल में रखा है, और वो तुम्हारे ब्रेन में, दिमाग में स्टोर भी नहीं रहने वाली, ठीक है। अब अगली चीज जो आईसीएसई के सिलेबस में मेंशन्ड है वो है प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स। तो अब इसकी बात कर लेते हैं भैया, प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं भैया इंडियन एग्रीकल्चर के साथ दिक्कतें क्या हैं? दिक्कतें क्या हैं? तो लेट्स स्टार्ट विद द एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में जो सबसे पहला फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है, देखो, खेत को, क्रॉप्स को उगने के लिए क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। पानी का सोर्स कहाँ से है? बारिश। बारिश। बारिश आई छम छम छम, बारिश है ना, बारिश है ना सोर्स। इंडिया में दिक्कत ही ये है, अनरिलायबल रेनफॉल की दिक्कत। कभी बारिश हुई, कभी कम हुई, कभी बहुत ज्यादा होगी, कभी हुई नहीं। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेन और इरेगुलर टाइप की रेनफॉल इंडिया में पड़ती है, जिस कारण कई बार फमीन्स आ चुकी हैं, कई बार सूखे पड़ चुके हैं, कई बार खेती अच्छी नहीं हुई है। तो अनरिलायबल रेनफॉल एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई बात नहीं भैया, आप बोलोगे ये इरिगेशन, इंदिरा गांधी कैनाल चलाई सरकार ने, फिर और भी किसी तरह कैनाल सिखाए हैं। भाई देखो, कैनाल्स तो करी हैं, बट देयर इज अ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तुम्हारा दूसरा पॉइंट, देयर इज अ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इन इंडिया। समझ रहे हो? देयर इज अ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज इन इंडिया। फैसिलिटी तो है, लेकिन कम है, हर जगह तक नहीं पहुंच पाए। अगली चीज सॉइल इरोजन, बहुत बड़ी दिक्कत आती है। इसके कॉजेज, इसके बारे में डिटेल में सॉइल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो सॉइल इरोजन बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी भैया, सीधी बात है, सॉइल भी डिग्रेड होगा, अच्छी क्रॉप्स में उग नहीं पाएंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर ये है भैया कि
स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, जो तुम्हारी लैंड होल्डिंग्स है, जो जमीनें हैं इंडियन फार्मर्स के पास, वो छोटी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं और फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग है। समझ रहे हो? अब छोटी लैंड होल्डिंग्स होगी, छोटी जमीन है, और ऊपर से भारतीय जो किसान है वो गरीब है, तो उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो बेटर टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले सके, तो वो जो है नई नई चीजें ले सके। कहाँ से लेगा वो? उसके पास पैसा ही नहीं है भाई, वो गरीब है। भाई वो गरीब है, वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा, और तुम्हें लगता है कि वो मॉडर्न मशीनरी करेगा? नहीं कर पाएगा। ऊपर से छोटे से खेत में कहाँ से वो मॉडर्न मशीनरी घुसा देगा? नहीं घुसा सकता ना, उसके लिए अनइकोनॉमिकल जाएगा। तो ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। अगली चीज, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स। हम्म आज भी जमींदारी सिस्टम नहीं है, लेकिन सीक्रेट तरीके से जमींदारी सिस्टम है, इतना समझ लो। बेसिकली फार्मर्स एक्सप्लॉइट होते हैं, इतना समझ लो, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहा मैं। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं, छोड़ो सब कुछ, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स यही हैं, आज भी हम ओल्ड एंड ऑब्सोलेट मशीनरी यूज कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरी चीज कि भैया हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है भी, इंडिया ने ढूंढ भी ली है तो वो फार्मर्स के पास तो नहीं है, इतनी बात तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है प्रॉब्लम्स होगी, हेडिंग हेडिंग पढ़ के जाना, प्रॉब्लम्स बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं रिफॉर्म्स की, कि भाई इसके लिए रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं। रिफॉर्म्स क्या क्या आए हैं भैया? पहली बात तो लैंड रिफॉर्म्स आए हैं, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश किया गया है। ठीक है, जमींदारी सिस्टम क्या है मत पूछना, नहीं आता कोई बात नहीं यार, बता देता हूँ जमींदारी सिस्टम क्या है। तो भाई जमींदारी सिस्टम क्या है? जमींदारी सिस्टम एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम है, जिसको मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था, और बाद में ब्रिटिश रूल के दौरान भी ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू रहा। ठीक है, उसके बाद भी ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यू रहा। अब इसमें नाम क्या है इसका? जमींदारी सिस्टम। तो इसमें हमारे सबसे पहले आते हैं जमींदार। जमींदार कौन है? लैंड होल्डर्स। ये जमीन है, ये किसकी जमीन है? ये मेरी जमीन है, तो मैं क्या हो गया इसका? जमींदार हो गया। जमींदार हो गया। अब भैया मैं जमींदार हूं, मैं ना जाऊंगा इस पे काम करने, तो क्या किया जाएगा? तो मैं यहाँ पीजेंट्स रखूंगा, मैं यहाँ पीजेंट्स को रखूंगा, नौकरों को रखूंगा। वो जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स जो है, वो यहाँ काम करेंगे, और मैं उनसे टैक्स कलेक्ट करूंगा। ये मेरा काम आ गया जमींदार, मैं अब जमींदार बन गया। ठीक है, तो मतलब जमींदार कौन है? जमींदार वो व्यक्ति है जिसकी जमीन है, वो खेती बाड़ी नहीं कर रहा, लेकिन वो लोगों से टैक्स ले रहा है, जो उस जमीन पे काम कर रहे हैं वो लोगों से टैक्स ले रहा है। ठीक है, और बाद में अब भाई टैक्स लेकर क्या कर रहा है? मुगल इस सिस्टम को क्यों लाएंगे? तुम्हारा फायदा हो करा, तुम्हारे फायदे के लिए तो कुछ होगा ही नहीं, ताकि तुम उस टैक्स को मुगलों को दो, और फिर मुगल तुम्हें थोड़ी सी कमीशन दे। इतना सा काम होता है, और कुछ नहीं होता। वो देते नहीं थे बेसिकली, उसमें से थोड़ी सी पोर्शन जो था जमींदार अपने लिए रखता था, और बाकी जो है वो स्टेट को पे करता था। ये होता था। अब इसमें होता यही था। अब देखो, इसमें स्टेट का भी फायदा हो गया, जमींदार ने भी अपने लिए रख लिया। एक्सप्लॉइट कौन हुआ? पीजेंट्स, वो जो बेचारा वहां काम कर रहा है, मेहनत वो कर रहा है, सारी मेहनत उसने की, लेकिन फायदा किसको मिल रहा है? फायदा किसी और को मिल रहा है। उसके ऊपर क्या जा रहा है? उसके ऊपर और टैक्स बर्डन जा रहा है, क्योंकि जितना कमा रहा है उसमें से मैक्सिमम टैक्स तो वही ले जा रहे हैं। अब जितना भैया देखो, अब टैक्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जमींदार जो है वो भी कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, वो भी सोच रहा है कि भाई मेरा ज्यादा ज्यादा फायदा हो, और जो स्टेट है वो भी सोच रहा है भाई मेरा ज्यादा ज्यादा फायदा हो। तो दोनों ही जो है ज्यादा ज्यादा फायदा सोच रहे हैं। स्टेट को भी ज्यादा पैसा चाहिए, जमींदार को भी ज्यादा पैसा चाहिए। तो जमींदार पहले तो अपने लिए निकाल रहा है पीजेंट से, और फिर उसको उस पर और एक्स्ट्रा टैक्स लगा रहा है जो वो स्टेट को देने वाला है। स्टेट भी ज्यादा ले रहा है, वो भी ज्यादा ले रहा है। फर्स्ट कौन रहा है? बर्डन किस पे आ रहा है टैक्स का? इसके ऊपर आ रहा है। समझ गए? हालांकि इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए। जब ब्रिटिश रूल आया था तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 हुई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस, चेक कर लेना इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो था ये इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें जमींदार जो थी उनको केवल और केवल फिक्स्ड अमाउंट पे करनी होती थी। इसमें क्या था? चाहे क्रॉप यील्ड जैसी मर्जी आई हो, क्रॉप यील्ड जैसी मर्जी आई, खेती हुई हो, क्रॉप उगी हो ना उगी हो, अकाल पड़ा हो, जो पड़ा हो, सरकार ने बोल दिया था कि हमें इतना टैक्स चाहिए, मतलब जहां मर्जी से दो।
ये अच्छी बात नहीं थी, अब और सिचुएशन बदतर होगी जमींदारी सिस्टम के अंदर। तुमने एक डाट अब सरकार बोल रही है कि भैया मुझे 100 रुपए चाहिए, मतलब चाहिए टैक्स के तौर पर। ज़मींदारों को ऑर्डर दे दिए। ज़मींदार ने बोला अच्छा 100 रुपए मेरे को जो है 200 रुपए चाहिए इस टैक्स, सॉरी मेरे को 50 रुपए टैक्स चाहिए। मैं 50 रुपए का टैक्स लूँगा, मेरी ज़मीन है मैं 50 रुपए का टैक्स लूँगा। ठीक है? सरकार को 100 रुपए देने हैं, मेरे को 50 रुपए चाहिए बस, इतना मेरे को काम करना है। पीज़ेंट काम कर रहा है, मान लो इस बार अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, नहीं बिकी, फसल अच्छी नहीं हुई, ठीक है? तो मैं जा रहा हूँ उसके पास और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई, 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 भाई मैं ऐसे ही कहूँगा सॉरी, तो उसको भिखारी थोड़ी ना हूँ। तो बोलेगा हाँ, चल पैसे निकाल, टैक्स निकाल, टैक्स निकाल। साहब, साहब माफ़ कर दो ना साहब, माफ़ साहब नहीं निकला ना साहब इस बार, आप देखते रहे साहब, क्या कैसे दूँ भाई साहब मैं? अरे देख भाई मुझे नहीं पता, सरकार को देना मतलब देना, अब तो जैसे मर्ज़ी दे। अब वो बेचारा क्या करेगा? बेचारा क्या करेगा? अब उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, वो जाएगा मनी लेंडर्स के पास, वो लोन लेगा, लोन वो कभी भर नहीं पाएगा, तो ज़िंदगी में वो कर्ज़े में जीता रहेगा और ऐसे उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिए, ये हुआ इसकी वजह से, ज़मींदारी सिस्टम की वजह से, ठीक है? तो एक्सप्लॉइटेशन और ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा हुई और लेकिन बाद में जो है संथल रेबेलियन हुआ था, बंगाल रिवॉल्ट हुआ था, जिसके बाद इसको थोड़ी जगहों में ख़त्म कर दिया गया था और बाद में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 1947 में इसको गवर्नमेंट ने पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो ये ज़मींदारी सिस्टम था, तो ज़मींदारी सिस्टम जो है वो एबॉलिश कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आया है, ठीक है? जैसे पहले जो फार्मर्स थे उनके ऊपर कितना बर्डन था, कितनी एक्सप्लॉइटेशन थी, अब वो नहीं है। अब ज़मींदारी सिस्टम तो नहीं है कम से कम। अब बात करते हैं अगले रिफॉर्म की। अगला रिफॉर्म है कंसोलिडेशन ऑफ फील्ड्स। कंसोलिडेशन ऑफ फील्ड्स में क्या होता है? मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि इंडिया में जितनी ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो कैसी हैं? वो कैसी हैं? वो हैं स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड। छोटी हैं और बटी हुई हैं। छोटी हैं और बटी हुई हैं। ठीक है? अब देखो होता ऐसा है, इंडिया में चलते हैं इनहेरिटेंस लॉज़। मैं फादर हूँ, मेरे 3 बच्चे हुए। मेरे 3 बच्चे हुए। अबलू, बबलू सॉरी ढंग के नाम रखता है यार। ढंग के नाम रखता हूँ। मेरे 3 बच्चे हुए। ए मेरे 3 बच्चे हुए ससुरा, ससुरी और मनोज। ससुरा, ससुरी, मनोज मेरे 3 बच्चे हुए। ठीक है? अब मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन मेरे जाने के बाद इन तीनों में बँटनी है। इन तीनों में बँटनी है। ठीक है? तो अब क्या होगा? इसको इतनी ज़मीन दे दूँगा, इसको इतनी ज़मीन दे दूँगा, इसको इतनी ज़मीन दे दी मैंने। अपनी ज़मीन के मैंने टुकड़े कर दिए, फ्रैगमेंट्स बन गई। अब ये अपने बच्चों को और देगा, ये अपने बच्चों को और देगा, ये अपने बच्चों को और देंगे। पहले ज़माने में तो पता है बच्चे भी किस लेवल में होते थे। 3-4 11-11 बच्चे हैं। सही है भाई मतलब बिल्कुल। तो ज़मीन भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी और छोटी होती जाएगी और वो और फ्रेगमेंटेड होती जाएगी। तो अब कोई आदमी बोल रहा है कि अच्छा मेरा जो खेत है ना, ये वाला खेत जो है, ये पूरी ज़मीन है। इसमें बोल रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है खेत का, ये मेरा है। ये वाला मेरे भाई का है। ये फिर यहाँ सारा बाकी मेरा भाई का है। यहाँ से फिर मेरा शुरू हो रहा है। तो ऐसे-ऐसे करके जो है, ये बटी हुई थी और हुई थी। अब देखो इसमें जो है बढ़िया से काम नहीं हो सकता। इसमें बढ़िया से काम नहीं हो सकता, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें बढ़िया से काम नहीं हो सकता। अब ना इसमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आ सकता है, क्योंकि भई स्मॉल है, फ्रेगमेंटेड है, कैसे लाओगे? दूसरी बात इसमें जो है ज़्यादा क्रॉप्स भी नहीं उग पाएँगी क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मुझे तो राइस उगाना है। मेरा भाई बोल रहा है कि भैया नहीं भाई हम तो कैश क्रॉप उगाएँगे और हम ये उगाएँगे और उसकी ज़मीन बगल में लगी है, कैसे होगा? तो फिर नहीं हो सकता ना। छोटी ज़मीन में तो होगा नहीं। और मेरा जो लैंड है, मेरी एक ज़मीन यहाँ है, एक ज़मीन मेरी वहाँ है। तो इससे जो होगा इरिगेशन में डिफ़िकल्टी आएगी, मैं एक टाइम पे किधर-किधर जाऊँगा, ट्रांसपोर्टेशन की डिफ़िकल्टी आएगी, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत थी। तो सरकार ने बोला हम क्या करेंगे, हम जो है कंसोलिडेशन करवा देंगे। फ़ील्ड कंसोलिडेशन में क्या कर रहा है, ये जो छोटे-छोटे हैं ना, ये जो जितने भी छोटे-छोटे प्लॉट्स हैं, छोटे-छोटे खेत हैं, इनको एक करा देंगे, एक फार्मर को दे देंगे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे एक फार्मर को दे देंगे, ये वाला काम करेंगे। तो इससे जो है जो वेस्टेज ऑफ लैंड हो रही थी वो कम हो गई क्योंकि आपने उसको एक ही लैंड बना दिया, आपने मर्ज कर दिया। कंसोलिडेशन ऑफ फील्ड मतलब आपने लैंड्स को मर्ज करके एक लैंड बना दिया। ठीक है भैया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की अगर हम इसकी बात करें तो भैया देखो एग्रीकल्चर लैंड जो इंडिया के अंदर था बहुत ही ज्यादा फ्रेगमेंटेड था। मैंने तुम्हें बताया ना, इनहेरिटेंस लॉस, बाद में कॉलोनियल सिस्टम आ गया, फिर ट्रेडिशनल जो हमारी इनहेरिटेंस की प्रैक्टिसेस थी, इससे बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में बट गया। अब जब इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद इंडिया में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने लग पड़ी, जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। लैंड कंसोलिडेशन एक्ट आया। बहुत ज़्यादा स्टेट्स ने खुद का लैंड कंसोलिडेशन एक्ट डाला 1950 1960s के टाइम पे, ठीक है? तो इसमें वही था कि जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, उनको हमें एक बड़ा एक सिंगल
उस कंसोलिडेट हमें उसमें कर देना है। ठीक है, तो ये सब उन्होंने बोला कि ये सब करेंगे, और इसके बाद जो है लैंड कंसोलिडेशन के बहुत ज़्यादा फायदे मिले। जो वेस्टेज ऑफ लैंड थी वो कम हो गई, टेक्नोलॉजी अब आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, और किसानों को भी तो इसका फायदा ही हुआ। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी फेस करने पड़ी हैं, ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ बढ़िया बढ़िया चलता है, नहीं, दिक्कतें भी फॉर्म करने पड़ी। रेजिस्टेंस फ्रॉम फार्मर्स सबसे पहला इसमें फैक्टर आ जाता है। भैया अब मैं क्यों चाहूंगा मेरी जमीन है, तुम पता है ना इंडियन लोग कैसे होता है, भैया नहीं मेरी जमीन है, मेरी जमीन, जमीन के लिए भिड़ जाएंगे, मर जाएंगे, जमीन नहीं जानी चाहिए, प्राण जाए पर जमीन ना जाए। तो जमीन के लिए भैया मेरे पुरखों की, मेरे दादा की, मेरे परदादा की, उनके दादा की, उनके दादा की, उनके दादा की, दादा की दादा की दादा की दादा की, नाना के नाना की, भाई इतनी पुरानी जमीन है मेरी, तुम्हें कैसे दे दूं मैं? नहीं भैया हम तो ये नहीं करेंगे, सरकार जो करना है करो। सरकार ने बोला हम तो जमीन करेंगे, ये लॉ कंसोलिडेशन एक्ट पास हो गया। बोला भाड़ में जाए तुम्हारा एक्ट, अरे ससुरा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ, बताइए दे। तो ये रेजिस्टेंस फ्रॉम फार्मर जो है बहुत ज्यादा मिली। अगली चीज जो आती है इस प्रोसेस में, कई ज्यादा अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। किसी को जो है ज्यादा फर्टाइल वाला लैंड मिल गया, किसी जो को जो है कम फर्टाइल लैंड मिल गया। उसकी पहले ज्यादा फर्टाइल वाली जमीन थी, लेकिन उसको वो मिली नहीं, उसको दूसरी जमीन मिल गई जो कि अनफर्टाइल है, तो ये उसका दिक्कत आ गई, ये है। ठीक है, और भैया तुम्हें पता है इंडिया में है तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आई थी, लेकिन अब ज्यादातर जो है कंसोलिडेट जो है वो हो ही चुका है। सक्सेस हमें बहुत ज्यादा मिल चुका है, और फेलियर भी हुआ है, फेलियर भी हुआ है, ऐसी बात नहीं, फेलियर भी हुआ, वही भी हुआ है। और आज तो जो है मोस्टली कंसोलिडेटेड हमें मिल ही जाते हैं। तो ये दिक्कतें थी, और रिफॉर्म हमारा दूसरा हो गया। अगला तीसरा रिफॉर्म है इरिगेशन स्कीम लॉन्च होना। तुम्हें पता है देश में कितना ज्यादा इरिगेशन स्कीम है, तो जिससे एकदम इरिगेशन एकदम स्मूथ हो रही है। ठीक है, अगली बात जो फर्टिलाइजर्स वगैरह पे है, जितने भी एच आपके HYV सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड है, अच्छे सीड है, हाइब्रिड सीड्स हैं, वो सभी जो है फार्मर्स को सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं, यानी कि उनको सस्ते रेट पर दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये अच्छी काम है। कुछ स्टेट्स जो है वो फ्री पावर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स आए हैं। ठीक है, तो दिक्कत की बात कर ली, रिफॉर्म्स की बात कर ली, और डिटेल में बात करी हमने दिक्कत की भी और इसकी भी। जमींदारी सिस्टम, मैंने बोला था ना रुक जाओ जरा, डिटेल में भी जाऊंगा, डेप्थ में भी जाऊंगा। ठीक है, अब इतना हमारा काम हो गया, ये जनरल था, और टोटल ज्योग्राफी के हिसाब से एग्रीकल्चर वन वाला पोर्शन था। अब आगे हमारे सिलेबस में आते हैं एग्रीकल्चरल सीजन्स। एक होते हैं भैया हमारे मौसम, मौसम है ये कैसा, हम्म, तो एक होते हैं हमारे समर, विंटर, हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन, वो वाले सीजन, वो क्लाइमेट चैप्टर की सीजन है, उनको बुला दो। ये एग्रीकल्चर सीजन है। ठीक है, ये वो सीजन है जिनमें खेती बाड़ी हो सकती है। तो खेती बाड़ी करने के तीन सीजन आते हैं भैया। पहला आता है खारिफ सीजन, दूसरा आता है राबी सीजन, तीसरा आता है जयद सीजन। खारिफ सीजन आता है भैया, ये शुरू होता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून में। कब शुरू होता है? ऑनसेट ऑफ मॉनसून में, जब मॉनसून सीजन आता है तब खारिफ सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो मॉनसून सीजन कब आता है? लगभग जून सितंबर में आ जाता है, जून सितंबर में आ जाता है। जून सितंबर में वो जो है सोइंग कर देते हैं, उसको जो है उगा देते हैं। ये मेरा लैंड था, ये मेरा फावड़ा है, जून सितंबर का महीना था, खारिफ क्रॉप है, उगा दिया मैंने यहाँ। अब इसकी सेवा करी, खूब मेहनत करी खेत में। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे यहाँ जो है मैं देख रहा हूँ बढ़िया फसल आई है। हार्वेस्ट करेंगे, हार्वेस्टिंग फसल मतलब फसल को काट देना, और फिर मैं इसको बेचूंगा और पैसा ही पैसा होगा, है। ये काम हो गया बढ़िया, ये होते हैं खारिफ क्रॉप्स। दूसरी आती है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स क्या होती है भैया? राबी क्रॉप, राबी जो सीजन आता है ये शुरू होता है नवंबर में, नवंबर में शुरू होता है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ विंटर में शुरू होता है बेसिकली, और एंड ऑफ विंटर तक जाता है, यानी कि नवंबर से मई तक मस्त चला जाता है। ठीक है, ये राबी सीजन आता है। खारिफ जो है वो आपका समर सीजन आ जाता है। समर सीजन में बोल सकते हो कि भैया ये समर क्रॉप्स है, और राबी जो है वो आपकी विंटर क्रॉप्स है, क्योंकि वो आपकी विंटर में उग रही हैं। ठीक है, खारिफ क्रॉप्स में आपके पास आ जाते हैं शुगर केन, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है तो नोट कर लो। राइस, मिलेट, कॉटन, जूट, शुगर केन, ये सारी आपकी खारिफ क्रॉप्स हैं, यानी कि आप इनको मानसून के ऑनसेट पर उगाते हो, और अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पे आप जो है इनको ले लेते हो। दूसरी आपकी आती है राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स आपकी विंटर क्रॉप्स आती हैं, इनको आप विंटर की शुरुआत में उगाते हो, और विंटर की लास्ट जैसे में आप इसको हार्वेस्ट करवा लेते हो। बढ़िया, बढ़िया काम हो गया। ठीक है, अब इसी बीच में खारिफ और राबी क्रॉप्स के बीच में फार्मर जो है वो एक्स्ट्रा क्रॉप भी उगा लेते हैं, अप्रैल मई जून के महीने में, राबी क्रॉप्स के जस्ट बाद और खारिफ क्रॉप के जस्ट पहले। जो थोड़ा सा सीजन बचता है ना, उस वक्त कुछ नहीं है ना, उस वक्त आपकी खारिफ क्रॉप उग रही है ना, उस वक्त आपकी राबी क्रॉप उग रही है, तो उस वक्त वो जैद क्रॉप्स उगा लेते हैं। ठीक है, जैद आपकी एक्स्ट्रा क्रॉप होती है, इसमें मोस्टली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो फार्मर्स उगाते हैं। ठीक है, छोटा सीजन रहता है और फ्रूट्स और वेजिटेबल ही इसमें जो है उगाई जाती है। ठीक है, ये होता है आपका, समझ गए, राबी, खारिफ,
जैद सीजन, ये तीनों ही जो है आपके हो गए हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, एग्रीकल्चर सीजन्स भी हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्रॉप्स इन इंडिया की। तो मैंने सबसे पहले बताई फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स कौन, जो फूड है वो वाली क्रॉप्स, जैसे राइस हो गई, वीट हो गई, ये आप खाने के लिए खरीद रहे हो। ठीक है, तो ये आपकी फूड क्रॉप्स में आती हैं। इसके अलावा हमारी आती है दूसरे टाइप की कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स को उगाया जाता है, पिज्जा ही पिज्जा हो, पैसा ही पैसा होगा, पैसे को इकट्ठा करने के लिए, पैसे को लेने के लिए कैश क्रॉप्स आती हैं। फिर आती है हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, चाय, टी, रबर, ये सब वाली जो होती हैं, जहाँ लार्ज एरिया ऑफ लैंड में हम एक ही टाइप की क्रॉप्स को उगाते हैं। समझ में आ गई मेरी इतनी बात? बढ़िया, बढ़िया। ठीक है, इतना लेक्चर क्लियर है? ये थे बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। आई थिंक एग्रीकल्चर 1 वाले लेक्चर को मैं यहीं खत्म कर देता हूँ। भाई बुक की तरह नहीं करूंगा, लेकिन हाँ लेक्चर लंबा चला जाएगा, और मेरे पास मतलब ज्यादा लंबी फाइल जो होती है ना, वो जाने में टाइम लगती है। मतलब वीडियो अपलोड करने का जो टाइम है, जाने दो यार, किसने देखा वीडियो अपलोड करने का टाइम। एक ही लेक्चर में सब कुछ पढ़ा दूंगा, है ना? वरना एक वीडियो दूसरी वीडियो, नहीं, मेरे को पता है बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, तो इसी वीडियो में सारा खत्म करवा दूंगा। फूड क्रॉप्स इन इंडिया की बात करते हैं, तो कौन कौन सी है सिलेबस के अंदर? फूड क्रॉप्स है हमारी सिलेबस के अंदर, राइस, व्हीट, मिलेट्स और पल्सेस। तो इनको अब अच्छे तरीके से करते हैं, इनको जो है बेस्ट तरीके से करते हैं। ठीक है, शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो राइस सबसे पहला हमारा आता है, राइस से शुरुआत करूंगा। अब यहाँ एक चीज देख लो, एक चीज देख लो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ग्राफिकल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो अब देखो यार, यहाँ दिक्कत ये आ रही है ना, कि मेरे सामने दो किताबें खुली हुई हैं, और दोनों में जो डाटा है ना टेम्परेचर और रेनफॉल के, वो अलग अलग दिए हुए हैं। तो यार क्योंकि जो सारे मैक्सिमम बच्चे हैं वो टोटल ज्योग्राफी को रेफर करते हैं, तो मैं भी यहाँ टोटल ज्योग्राफी को रेफर करते हुए चीजें बता रहा हूँ। अगर किसी के पास कोई ऑफिशियल डाटा वगैरह है, प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करो। लाखों बच्चों की हेल्प हो जाएगी, लाखों तो काहे हो गए यार, जितने बच्चों की हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, सभी की हेल्प हो जाएगी उससे। और हाँ, कोई बढ़िया सा सोर्स है तो वो बताओ। ठीक है, और जिसको CISC एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो राइस की बात करते हैं। राइस जो है इंडिया में स्टेपल फूड है, कॉमन फूड है, मतलब ठीक है भैया, हर कोई खाता है, चावल तो हर कोई खाता है। ठीक है, लंच हो, डिनर हो, जहां भी। ठीक है, राइस बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए। ठीक है, 1/3 जो टोटल फूड ग्रेन्स हमारे देश में बनते हैं, उसमें 1/3 जो है वो राइस को दिया जाता है। ठीक है, और इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो अब इसकी सीधी, ये तो फालतू की बातें होगी ना। अब हम और खारिफ क्रॉप है ये, भूल मत जाना, राइस इज अ खारिफ क्रॉप। इसकी जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं। पहला आता है टेम्परेचर। देखो भाई, कोई भी क्रॉप है, उसको उगने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर चाहिए, वो एक सूटेबल टेम्परेचर में होगी। अच्छा देखो भाई, टेम्परेचर वगैरह कैसे याद करना बता देता हूँ। टेम्परेचर वगैरह याद करने के लिए टेबल बनाना, पहले सारे स्टडी कर लो ना। ठीक है, फिर फ्री टाइम में बैठकर एक टेबल बनाना, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स कर दो, मैं तुम्हें टेबल बना के देता हूँ। उसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, कौन सा सॉइल है, ये सारा जो डाटा है वो वहां फीड कर दो सभी के लिए, और उसको अपने कमरे में टंगा के रख दो कहीं भैया। ठीक है, अब उसको तुम रोज देखो, रोज देखोगे, रोज उसको 5 बार रीड मारो, पक्का गारंटी देता हूँ, पक्का याद हो जाएगा। ठीक है, पक्का वो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है। और पेपर में टेम्परेचर से एक ही क्वेश्चन आने वाला है, एक ही क्वेश्चन। तो अगर तुम लोग एक नंबर को रिस्क अपना करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हो एक नंबर को रिस्क। ठीक है, करना चाहते हो तो कर लो, वरना ये वाली टेक्निक अप्लाई कर लो। वरना अगर करना चाहते हो एक नंबर को रिस्क, कि भैया मुझे नहीं करना यार, कौन रटे इतना ज्यादा, पहले इतना रटने को है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो क्योंकि एक ही नंबर का क्वेश्चन है, सारे मैंने PYQ वगैरह चेक कर लिए, एक ही नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो राइस कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर, इसके लिए चाहिए होता है भैया हमें वार्म एंड ह्यूमिड टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। ठीक है, जो क्रिटिकल मीन टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस चाहिए। राइपनिंग के टाइम पे जब ये पक रहा होता है, उस वक्त 18 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर 35 डिग्री से बियॉन्ड का सैल्यू आप इसको देते हो, कि 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर अगर आप इसको दे सकते हो, तो वो इसको खराब कर सकता है। ठीक है, तो ये सब इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स है, इसको थोड़ा हॉट ह्यूमिड उस टाइप का इसको जो है क्लाइमेट चाहिए होता है। ठीक है, जो इसका दूसरी किताब में दिया हुआ है कि मीन मंथली टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और 18 से 32 तो यहाँ भी दिया हुआ है, 18 से 32 जो है वो उसको राइपनिंग के टाइम पे चाहिए। अब देखो भाई, इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन कर दूं, मत एक्सपेक्ट करा करो कि मैं तुम्हारे दिमाग में उस बात को बिठा दूं, रटा दूं। सॉरी भाई, फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स होता तो वो चीज मैं तुम्हारे दिमाग में बिठा देता।
लेकिन फिजिक्स नहीं है भाई, ज्योग्राफी है। टेम्परेचर तुम्हें खुद याद करने पड़ेंगे, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता। जो समझाने वाला पोर्शन है उसमें मैंने समझाया है, उसमें डेप्थ में गया हूँ, डिटेल में गया हूँ। यहाँ कुछ वैसे डेप्थ में जाने वाली चीज नहीं है। टेम्परेचर में क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये नहीं हो सकता, ये तो खुद पढ़ना पड़ेगा। रेनफॉल जो है राइस को जो है अबंडेंट रेनफॉल चाहिए होती है, 150 से 300 सेंटीमीटर की चाहिए होती है, ठीक है। इरिगेटेड भी बहुत, इरिगेशन भी इसको बहुत ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है भैया, तो ये सब आता है। ठीक है, ज्यादा मत पढ़ो, तो 150 से 300 सेंटीमीटर की जो है इसको रेनफॉल चाहिए रहती है। मीन मंथली टेम्परेचर इसको 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और राइपनिंग के टाइम पे, पकने के टाइम पे इसको 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। पक्की बात, पक्की बात। अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा किताब में तुम्हारे दिया हुआ है अपलैंड एंड लोलैंड राइस, नहीं है जरूरी। बेसिकली अपलैंड राइस क्या होता है, अपलैंड, अपलैंड जो लैंड के ऊपर है, ये लैंड है, इस लैंड के ऊपर, लैंड के ऊपर क्या होता है भैया, पहाड़ आते हैं, तो जो आपके पहाड़ों में होते हैं, देखो पंजाब को तुम लैंड मान लो, पंजाब हमारा लैंड है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर को तुम लोग अपने पहाड़ मान लो, वो अपलैंड है, वो लैंड के ऊपर है, पंजाब के ऊपर है। तो माउंटेनियस रीजन में जो आपका राइस उगाया जाता है वो अपलैंड राइस होता है, ठीक है। और ये लोकल यूज ही करते हैं इसका, क्योंकि उतनी प्रोडक्शन नहीं होती। लोलैंड राइस जो है वो पंजाब में होता है, पंजाब से निचले रीजन में होता है, पंजाब यूपी इन रीजन में होता है, ठीक है। ये लो लाइंग रीजन में होता है, प्लेन रीजन में होता है। और ये जो होते हैं बाकी रीजन, और ये जो होते हैं सेल के लिए प्रोड्यूस होते हैं बाकी रीजन में, और लोकल यूज तो ऑब्वियसली इनका होता ही है। सॉइल कैसा चाहिए होता है, सॉइल चाहिए फर्टाइल चाहिए, क्ले या फिर लोमी सॉइल चाहिए, ठीक है। अलूवियल सॉइल में बढ़िया एकदम राइस पक जाता है, ठीक है भाई। लॉजिक लगाओ इसमें, कोई इसमें इसमें ट्रिक बता सकता हूँ, इसमें ट्रिक बता सकता हूँ। देखो भैया, राइस है, राइस राइस राइस, राइस कहाँ उगता है सबसे ज्यादा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ये सब रीजन में उगता है। अपने बिहार में उगता है भैया राइस है। तो अब ये कैसे रीजन है, ये रीजन है अलूवियल सॉइल वाले रीजन। ये तो सॉइल चैप्टर में पढ़ के आया ना। तो यहाँ उगता है राइस सबसे ज्यादा, तो कैसा सॉइल चाहिए इसको, लोमी चाहिए, थोड़ा फर्टाइल होना चाहिए, तो ऐसा लाइन चाहिए, सीधा लिख के आओ यार, अलूवियल सॉइल चाहिए, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो इस टाइप के इसको सॉइल चाहिए। रिकैप करा देता हूँ, टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस का मीन मंथली टेम्परेचर चाहिए, राइपनिंग के टाइम पे 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। रेनफॉल कैसी चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर तक की चाहिए। और सॉइल की बात करूँ तो अलूवियल सॉइल इसके लिए एकदम बढ़िया है, बता दिया मैंने इतना, ठीक है, सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं मेथड ऑफ कल्टीवेशन को, इसको उगाते कैसे। सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला स्टेप आता है भैया, वो आता है बोने का। उसको अब जो है हमें जमीन में गाड़ना पड़ेगा। तो सोइंग आता है, तो सोइंग किसी चीज की कैसे करते हैं, सोइंग की भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जो पहली प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं, वो आपकी ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक। ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक में भाई हम कुछ नहीं करते, ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक में कुछ नहीं करते, या में हम बेसिक सा काम कर रहे होते हैं कि जो भी आपके, इसको जो है हम लोग जो है मतलब बेसिकली जो हम बो रहे होते हैं बीजों को, तो बीजों को हम हाथ से बोते हैं इस टेक्निक के अंदर, ठीक है। बीजों को अपने हाथ से बो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली आपकी जो है छोटी सी जगह होगी, और लेबर भी उतना सफिशिएंट नहीं है, लेबर भी नहीं है उस रीजन में, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रॉडकास्टिंग की अगर डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है, सिंपल लिखना है, इट इज दी सोइंग ऑफ राइस बाय हैंड्स, मैनुअली कर रहे हैं, इसमें हाथों से कर रहे हैं, ठीक है, बढ़िया बात। अगली टेक्निक हमारी आती है डिबिंग टेक्निक। कौन सी टेक्निक आती है, डिबिंग टेक्निक, ठीक है, डिबिंग, डिबिंग मेथड। तो डिबिंग मेथड में क्या करता है, डिबिंग मेथड में हम लोग जो होते हैं होल्स बनाते हैं। मशीन आती है, डिबलर आता है, ठीक है, डिबलर मशीन आती है, फोटो देख लो बुक में, ठीक है। उस डिबलर मशीन से क्या करते हैं, लाइट चलेगी गाइस, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, टेंशन मत लो भाई, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। लाइट गई हुई है तो उतना मेरा चेहरा तुम्हें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मेरे चेहरे से तुम्हें काम भी नहीं है, तुम्हें तो बस अपने मतलब कान में जो है लगा लेने चाहिए हेडफोन, और बस उसको सुनना चाहिए, ठीक है। एकदम मस्त उस तरीके से करना चाहिए। शक्ल से मेरी ज्यादा मैटर करते नहीं हो, ठीक है, शक्ल वैसे मैटर नहीं करती, लुक्स डोंट मैटर एट ऑल, ठीक है। एक दिन ये तन खाक में मिलेगा, क्या कर लेगा भाई फिर, कबीर साहब हैं। कबीर साहब तो बोल के गई हैं भैया कि ये इसी इसी सब में तुमने अपना पूरा समय गवा दिया, समय व्यर्थ कर दिया तूने। उनका यार एक दोहा था, वो याद ही नहीं आ रहा, मतलब ऐन मौके पर दोहा याद ही नहीं आता है। कोई बात नहीं। तो हाँ, डिबलर के बारे में बता रहे, तो डिबलर एक मशीन होती है, उस मशीन से क्या करते हैं, ग्राउंड में होल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ग्राउंड में जो है उससे होल्स बनाए जाते हैं। और फिर रेगुलर इंटरवल पर, जैसे ये वन इंटरवल आया, यहाँ एक सीड हुआ, रेगुलर इंटरवल पर दूसरे तीसरा, ऐसे करके जो है हमने होल्स उगाए। समझ में आ रही है मेरी बात, या फिर मैं व्हाइट बोर्ड यूज करके समझाऊं।
व्हाइट बोर्ड यूज कर लेते हैं यार। चलो ये तो तुम समझ गए ना कि डिबिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन होल। इन दिस प्रोसेस व्हाट डू वी मेक होल्स, एंड होल्स के अंदर उनको सीड को डालते हैं भैया, और रेगुलर पे होते हैं और डिबलर की मदद से होते हैं। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला मेथड आता है हमारा ड्रिलिंग मेथड। ड्रिलिंग मेथड में भी हम मशीन का यूज करते हैं। सीड ड्रिल एक मशीन आती है, इसका उसमें यूज करते हैं। ठीक है, सीड ड्रिल मशीन आती है, इसका उसमें जरूर करते हैं। इसमें भी एडवांटेज क्या रहता है, सीड जो होते हैं वो रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर डेप्थ पे जो है उग जाते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, सीड ड्रिल इज टाइड टू द बैक ऑफ द प्लॉग एंड द सीड्स आर पुट इनटू द फनल। द प्लॉग मेक्स फरोज इन द सॉइल एंड सोक सीड। इसमें वही बेसिकली डिबिंग जैसा ही है, थोड़ा डिफरेंट है बस, बेसिकली इतना समझ लो। तो ड्रिलिंग आ गया, डिबिंग आ गया, कवर है। ब्रॉडकास्टिंग आ गया, कवर है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ ड्रिलिंग, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा एडवांटेजेस ऑफ ड्रिलिंग। पहली चीज, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ सीड्स, कोई वेस्टेज ऑफ सीड्स नहीं होती। दूसरी बात, करेक्ट इंटरवल पे करेक्ट डेप्थ पे रखे जाते हैं। भाई आप सीड ड्रिल का यूज करो तो जो मशीन है उसमें एक बार डाटा चला गया तो अब वो करेक्ट डेप्थ पे, करेक्ट इंटरवल पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल इंटरवल पे और इक्वल डेप्थ पे उसको उगा है। ठीक है, और कोई भी सीड जो है वो वेस्ट नहीं हो रहा, कोई भी सीड जो है वो वेस्ट नहीं होगा, हर एक सीड उगा के आएगा। तो ये जो है आपका ड्रिलिंग मेथड आता है। ठीक है, डिसएडवांटेज ये रहता है भैया, कैपिटल इंटेंसिव मेथड है, इसमें आपका पैसा जो है जाएगा, इसमें तेरा घर बार जाएगा। ये इसका एक डिसएडवांटेजेस मेथड है, लेकिन फायदे हैं इसका ऑफ कोर्स। ठीक है, तो यही चीजें हैं। ठीक है, ड्रिलिंग समझ गया। आगे ड्रिल, ड्रिलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले ले, लिख के ले ले मेरे से भी। अब बात करते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड की। ट्रांसप्लांटेशन मेथड में कुछ नहीं करते, ट्रांसप्लांट करवाते हैं। ट्रांसप्लांट होता है क्या है भाई, मान ले तेरे दिल ने काम करना बंद कर दिया है, तेरा दिल वो तोड़ के चले गई। भैया बारिश भी शुरू होगी, मतलब सारी दिक्कतें एक ही लेक्चर के दौरान आनी होती हैं है? तो अब देखो भाई, आई होप तुम्हें मेरी आवाज आ रही होगी, नहीं आ रही है तो भाई रात में जोर जोर से चिल्लाऊंगा, पड़ोसियों को लगेगा लड़का पागल हो गया, लेकिन उनको जो लगे लगे, हम पढ़ाई जारी रखेंगे। 100 दिक्कतें आए, सूरमा सोई सराहिए, लड़े मुक्ति के हेत। ठीक है, पुर्जा पुर्जा कट पड़े, फिर भी ना फिर भी ना छाड़े खेत। ठीक है, कबीर साहब देखा, इस बार दोहा याद आ गया, तो दोहा भी याद आ गया, पूरी मोटिवेशन है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन, मान लो तेरा दिल वो तोड़ के चलेगी, तेरा दिल अब खराब हो गया है, हार्ट तेरा खराब हो गया है, पंप ब्लड कोई पंप नहीं कर पा रहा है, तो तेरे को किसी और व्यक्ति का दिल दे दिया जाएगा, तेरे दिल में एक नया जोश आ जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग क्या करते हैं, पहले जो आपकी सीडलिंग्स होती हैं, जो आपकी सोइंग होती है, वो हम करते हैं एक पॉट में या फिर एक नर्सरी में करते हैं। उसके बाद जब जो आपकी सैपलिंग होती है, अब वो बड़ी हो गई, बच्चा बड़ा हो गया है, हाथ से निकलने लगा है, तो हम बोलते हैं भैया उसको हाथ से निकलने दो। तो फिर क्या किया जाता है, उसको आप मेन फील्ड में, उसको नर्सरी से निकालकर, उस पॉट से निकालकर नर्सरी में जो है लगा देते हो, और बढ़िया हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात, समझ आ रही मेरी बात भाई? सुनो, सुनो, ट्रांसप्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड। होता ऐसा है कि पहले तो जो हम हमारे पास सीड होता है, उसको डालते हैं नर्सरी में। वो सीडलिंग जब बन जाता है, एक हाइट जब तक पहुंच जाता है, जब वो एक सीडलिंग बदल जाता है, तो सीडलिंग को हम लोग उस नर्सरी से निकालकर मेन फील्ड में डाल देते हैं। यानी कि डायरेक्टली उसको हम एक्सपोज नहीं करवाते डायरेक्ट फील्ड से, पहले उसको नर्सरी में उगाएंगे, जब वो सीडलिंग बनेगा, फिर उस सीडलिंग को जो है हम लोग खेत में डालेंगे। ठीक है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन मेथड, या फिर ट्रांसप्लांटिंग मेथड। समझ में आ गई बात? डिस्टेंस जो होता है वेरियस प्लांटिंग्स के बीच में रखा जाता है। ठीक है, और हर एक को ताकि सफिशिएंट सनलाइट वगैरह, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाए, और सारे में बढ़िया से मिले। अब ट्रांसप्लांटेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं वो सुन लो। अब देखो, जो आपके हेल्दी प्लांट्स होंगे, सीडलिंग में जो हमें लगता है कि भैया ये एक हेल्दी सीडलिंग है, इसको पास कर दो, इसको भेज दो, जो जो हमारी अनहेल्दी सीडलिंग है, उसको जो है हम नहीं आएंगे। ठीक है, समझाता हूँ, रुको, मेरे कहने का मतलब क्या है। तो बेसिकली भाई मेरे बोलने का इतना ही मतलब है, इतना ही मतलब है कि इस चश्मे पे रिफ्लेक्शन पड़ रही है। चश्मा खोल दूं क्या मैं? नहीं यार, चश्मा नहीं खोलूंगा, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो बेसिकली भाई हो इतना सा ही काम रहा था कि अब हमने उसको सीडलिंग में उगाया है। ठीक है, अब हमने उसको सीडलिंग में उगाया है, तो अब जब वो सीडलिंग एक
अब जब वो सीडलिंग जो है, अगर वो बढ़िया उग गई, हमें लगा कि भैया ये तो हेल्दी है, ये तो बढ़िया है, तो इसको जो है हम लोग मेन फील्ड में भेज देंगे। अगर वो अनहेल्दी निकली, तो वही सीडलिंग में उसका गेम ओवर करके उसको टाटा बाय बाय गुड बाय बोल देंगे। ठीक है ना? तो इससे ओनली हेल्दी प्लांट्स आर पिक्ड अप, ओनली हेल्दी प्लांट्स आर पिक्ड अप। ठीक है? दूसरी चीज़, जितने भी वीड्स वगैरह होते हैं, वो रीसोइंग के दौरान उनको निकाल देते हैं, यानी कि जितने भी वीड्स होते हैं, वीड क्या क्या बोलते हैं उसको, उनको हटा देते हैं, समझ रहे हो ना मतलब। देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ सीड्स एज कम्पेयर टू द ब्रॉडकास्टिंग मेथड। ब्रॉडकास्टिंग में क्या था, हम हाथ से उगा रहे थे, यहाँ उतनी वेस्टेज ऑफ सीड्स नहीं होती है। ठीक है? और इससे जो होती है हायर यील्ड मिलती है। ठीक है? इससे हायर यील्ड मिलती है। तो इसके एडवांटेजेस हो गए ट्रांसप्लांटेशन के। पहली चीज, ओनली हेल्दी प्लांट्स आर सिलेक्टेड। दूसरी चीज, हायर यील्ड हमें देती है। तीसरी चीज इससे क्या आ जाती है, तीसरी चीज वेस्टेज ऑफ सीड्स कम होती है। ठीक है? अब आगे चलते हैं भैया जापानी मेथड में। भैया है ना, तो ये हमारे जापान के लोग हमें देकर गए थे जापानी मेथड। जापानी मेथड कुछ नहीं है, ट्रांसप्लांटेशन मेथड ही है, लेकिन भैया जापानियों को शौक होता है, जो भी चीज है उसमें अपना तड़का लगा देते हैं। बोला कार्टून दिख गए, कार्टून तो सही है, तड़का लगा देते हैं, एनीमे बना डाला। तो जापानी लोग यही करते हैं भैया, वो तड़का लगाते हैं और कुछ अपना बना डालते हैं। तो जापानी मेथड जो होता है वो कुछ नहीं है, इट इज अ इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मेथड। जापानी मेथड कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन मेथड। 1953 में इम्प्रूव हुआ था। और इसको, और इसमें हम क्या क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं वो जान लो। इसमें हम लोग ज्यादा कुछ तो नहीं करते हैं, ज्यादा कुछ तो नहीं करते हैं, पर जो भी करते हैं वो हम लोग अच्छा ही कर रहे होते हैं। ठीक है? तो अब हम लोग करते क्या है मेरे भाई, करते अब हम लोग इतना ही है कि इसमें हम लोग जो है पहली चीज एच वाई वी सीड्स का यूज करते हैं। एच वाई वी सीड्स का यूज करते हैं। एच वाई वी सीड्स कौन से हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स। वो सीड्स जो एकदम बढ़िया सीड्स हैं, इनको जापान में चेपोनिका बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, चेपोनिका, JAPONICA। तो पहला फैक्टर जापानी मेथड में कि यहाँ जो है हमें HYV सीड्स दिए जाते हैं, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स दिए जाते हैं, जो कि बढ़िया सीड होते हैं, जो कि आपको पक्की हाई यील्ड वैरायटी देंगे। दूसरी चीज जिसमें हम लोग देखते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स इन रेज्ड नर्सरीज। गूगल में जाओ, सर्च करो रेज्ड नर्सरीज। रुको मैं दिखा देता हूँ। दिख रहा है भैया, ये हमारे पास जो है एक रेज्ड नर्सरी आती है। क्या आती है हमारे पास, रेज्ड नर्सरी आती है। रेज्ड नर्सरी का मतलब नहीं समझे। रेज्ड नर्सरी में भैया हम कुछ नहीं करते हैं, हम जो सीडलिंग्स जो हैं उनको नॉर्मल ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाते हैं। ये मेरा नॉर्मल ग्राउंड लेवल है। ठीक है? रेज्ड नर्सरीज का क्या मतलब है कि हम चीज को रेज कर रहे हैं। तो ये मेरा ग्राउंड लेवल है और ये मेरा नर्सरी का लेवल है। तो मैं अपने नर्सरी लेवल को, तो जो मैं अपनी नर्सरी है उनको रेज रखता हूँ ग्राउंड से, और इधर मैं उनको उगाता हूँ। ठीक है? इसको एग्रीकल्चर वगैरह बहुत ज्यादा जगहों में यूज किया जाता है। इससे बस यही होता है कि भैया ड्रेनेज अच्छी मिल जाती है, सॉइल फर्टिलिटी और क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? तो इसमें दूसरा काम जो किया जाता है वो रेज्ड नर्सरीज का यूज होता है। ठीक है? तीसरा काम, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द बेटर एंड हेल्थी सीडलिंग्स इन रोज एट कैलकुलेटेड डिस्टेंस। रोज में प्लांट करते हैं सीडलिंग्स को एट कैलकुलेटेड डिस्टेंस, यानी कि एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है? अगली चीज है इरिगेशन के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स की गई हैं। अगली चीज है फर्टिलाइजर्स का एकदम बढ़िया से यूज किया गया है। और अगली चीज है कि फर्टिलाइजर्स वगैरह बढ़िया से यूज किए जाते हैं। तो कोई पूछ ले भैया जापानी मेथड क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे। जापानीज मेथड इज नथिंग बट एन इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मेथड। ठीक है? और what are its key features, its key features are that we use HYV seeds, high yield variety seeds. ठीक है? नंबर वन, सेकंड, we use a lot of fertilizers, थर्ड, crops are grown in seedlings are grown in raised nurseries, fourth, fourth thing is that irrigation is also required for it. हो गए तुम्हारे पॉइंट्स। ठीक है? नोट कर लो या फिर किताब में उनको मार्क कर लो। ठीक है? ये हो गया हमारे सोइंग। अब हमने जो उसको उगा लिया, बढ़िया से वो उग भी गया, अब क्या करेंगे, अब फसल को काटेंगे। तो अब हम आ जाते हैं हार्वेस्टिंग वाले पोर्शन के अंदर। तो हार्वेस्टिंग क्या होती है, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द मैच्योर्ड क्रॉप्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। उस क्रॉप को काटेंगे और जब वो क्रॉप हमें मिल जाएगी, इस प्रोसेस को हम लोग हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है? तो हार्वेस्टिंग जो होती है, इसको मैनुअली भी किया जा सकता है और बाय मशीन भी किया जा सकता है। ठीक है? मैनुअली भी किया जा सकता है, बाय मशीन ही किया जा सकता है। मोस्टली बाय मशीन किया जाता है। ठीक है? तो मशीन में तुम्हारा, मशीन से ही रहता है। ठीक है? तो अब तुमने हार्वेस्टिंग भी करा ली अपनी। ठीक है? उसके बाद तुम्हारा प्रोसेस आता है प्रोसेसिंग की। अब उसको प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा।
ठीक है, अब जो है इसको प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, हार्वेस्टिंग में यहाँ प्रोसेसेस बताई गई हैं, तो इसके बारे में जरा सा मैं बता ही देता हूँ तुमको यार। अब मैनुअल मेथड में क्या भैया, तुमने लिया सिकल, सिकल होता है ना, द्राट, द्राट बुलाते हैं हमारे यहाँ तो, और उस द्राट से जो तुम लोग जो है उसको काट रहे हो, काट रहे हो, काट रहे हो। ठीक है, अरे भैया हमारे बिहार में और भी बहुत गंदा काम होता है, बताया क्या, बताया तुमको है भैया, हमारे बिहार में क्या बने हैं, हमारे बिहार में है कट्टा होता है ना, कट्टा, हाँ, वो कट्टे से ही, इस सिकल से ही, हाँ, बंदा है बीच में और ऐसे, हाँ भैया बहुत खतरनाक है हमारा बिहार, बताइए देवे हैं, ऐसे थोड़े। तो ये तो हमारा जो होता है नॉर्मल मेथड रहता है। इसके अलावा जो मशीन आती है, मशीन में थ्रेशिंग भी होती है। ठीक है, थ्रेशिंग भी होती है। ठीक है, तो थ्रेशिंग की जाती है। उसके अलावा और भी कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन यहाँ थ्रेशिंग मेन है। उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है, जो आपके ग्रेन्स होते हैं उनको हस्क से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, और पॉलिशिंग ऑफ ग्रेन्स नहीं करनी चाहिए। पॉलिशिंग ऑफ ग्रेन्स क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो होता है न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब मैं तुम्हें जो कुछ चीज़ों के मतलब समझा देता हूँ। पहले हम बात करते हैं थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग की, थ्रेशिंग क्या होता है, कैसे होती है। बेसिकली भैया थ्रेशिंग एक प्रोसेस होती है जिसको हम थ्रेशर मशीन से करते हैं। ठीक है, तो थ्रेशिंग में हम क्या करते हैं, देखो भैया, एक पार्ट होता है राइस का जिसको तुम लोग खा सकते हो, वो है एडिबल पार्ट ऑफ द ग्रेन। दूसरा पार्ट आता है उसका हस्क, जिसको तुम नहीं खा सकते। तो थ्रेशिंग में हम ग्रेन को इसी हस्क से निकाल रहे होते हैं। समझ में आ रही बात, ग्रेन वो जो तुम खाने वाले हो, हस्क वो जो तुम नहीं खाने वाले, जो बाकी का पोर्शन है। तो जो ट्रेडिशनल मेथड में है, मैंने आपको बताया, जो थ्रेशिंग है वो एनिमल के द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, उस मतलब उसको जो है काटेंगे, पहले तो आपने हार्वेस्टिंग कर ली ना, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको जो है उसको जो है रखा जाएगा। अब रख दिया आपने उसको, अब उसके ऊपर आपके एनिमल्स को चलाया जाता है, तो एनिमल्स उस पे चल चल के ही उससे क्या करते हैं, उसमें से आपका जो है ग्रेन को आपके हस्क से अलग करवा देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है, ना इसके पास कितना टाइम है, ना जानवरों को बुलाए ये करें। तो उससे अच्छा भैया मैकेनिकल थ्रेशिंग कर ले। तो मैकेनिकल थ्रेशिंग या फिर कंबाइन थ्रेशर्स भी आपके पास आते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं, मशीन है भैया, मशीन तो अपने आप कर ही देता है, ग्रेन को हस्क से सेपरेट कर देता है। ठीक है, कंबाइन क्या करता है, कंबाइन आपका कटिंग करने का काम करता है, दोनों इकट्ठे भी आ जाते हैं, कंबाइन भी और थ्रेशर भी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, मैनुअली भी थ्रेशिंग को कर सकते हो, जहां आप जो है डंडे वगैरह से थ्रेशिंग करा रहे हो, तो मैनुअल थ्रेशिंग हो जाती है। एनिमल थ्रेशिंग मैंने आपको बता दी, मैकेनिकल थ्रेशिंग जो है मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है चीजें हमारी काम करती हैं, और ये थ्रेशिंग तुम्हारी हो गई। ठीक है, थ्रेशिंग तुम्हारी हो गई। विनोइंग भी सेम होता है। विनोइंग में इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड हस्क फ्रॉम द ग्रेन। सेम हस्क को ही ग्रेन से रिमूव, ग्रेन्स को हस्क से रिमूव करना है। ठीक है, तीसरा मिलिंग, मिलिंग इज डन टू रिमूव द येलोइश हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स। ठीक है, बेसिकली बात इतनी थ्रेशिंग होती है, क्या बस उतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह इसकी पढ़ लेना भैया, किधर किधर तुम्हें ये मिलता है। इसके साथ साथ हमारा जो राइस है ये खत्म हो जाता है। आगे हम लोग अब बात करते हैं हमारे वीट की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वीट की, गेहूं की, जिसकी रोटियां तुम्हें बहुत पसंद है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद वीट। लाइट आ नहीं रही है यार, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। वीट की बात करते हैं, इंडिया में वीट का भी अच्छा खासा जो है आपका प्रोड्यूसर आता है, लेकिन ये सब हमारी बातें नहीं है। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आता है क्लाइमेटिक कंडीशन से। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट जो है इसको, कैसी क्रॉप है ये, राबी क्रॉप्स है, विंटर क्रॉप है, तो ऑब्वियसली इसको कूल और मॉइस्ट टाइप का टेम्परेचर चाहिए होता है। राइपनिंग के टाइम पे, पकने के टाइम पे इसको वार्म और थोड़ा ड्राई क्लाइमेट चाहिए होता है। तो इसको हम जो है अक्टूबर नवंबर में उगा देते हैं राबी क्रॉप के सीजन में, और फिर मार्च अप्रैल तक जो है इसको निकाल भी लेते हैं। तो ये हम अपना काम जो एकदम बढ़िया तरीके से जो है हम लोग करवा देते हैं। और वीट भी एक स्टेपल फूड ही है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियंस इसे ही कंज्यूम करते हैं। मेरे को रोटी बहुत पसंद है भैया। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाई व्हाई वीट इज कैन नॉट बी व्हाई वीट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न पार्ट में ही क्यों वीट ज्यादा होती है, तभी तुमने देखा होगा साउथ के लोग जो है थोड़ा रोटियां वगैरह, स्टीरियोटिपिकली रोटियां वगैरह जो है हमने ज्यादा नहीं सुना होगा, ज्यादा हम लोग राइस का ही सुनते हैं।
ठीक है, क्यों है ऐसा? इसीलिए तो वो ऐसा इसलिए क्योंकि भैया वीट वहाँ ज़्यादा कल्टीवेट नहीं हो सकती, बिकॉज़ वहाँ का जो मीन मंथली टेम्परेचर है वो हाई रहता है। और मैंने आपको बताया कि हमें कैसे चाहिए, टेम्परेचर जो है कूल चाहिए। वहाँ का टेम्परेचर जो है मीन मंथली टेम्परेचर वो हाई है, तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है इसके लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, तो मैं देखो क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ। इसके लिए भी मीन मंथली टेम्परेचर जो है वो 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, उतना ही हमें जो है राइस के लिए चाहिए। आइडियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस है। राइपनिंग के टाइम पे 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक है। ठीक है, राबी क्रॉप है वगैरह वो सब मैंने कवर करा लिया। रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है। इरिगेशन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इरिगेशन के साथ 40 सेंटीमीटर तक रेनफॉल वाले रीजन में भी चल जाता है। ठीक है, इरिगेशन है तो फिर सब कुछ है, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज अगेन उतनी डेवलप नहीं है, तो दिक्कत वहां आ जाती है। ठीक है, तो रेनफॉल का यही सिस्टम है कि वीट को जो है 50 सेंटीमीटर से लेकर वीट को 50 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर ऑफ आपकी रेनफॉल चाहिए होती है। और इरिगेशन के साथ तो 40 सेंटीमीटर से कम वाले रीजन में भी चल सकती है। सॉइल इसको किस टाइप का चाहिए होता है? सॉइल इसको किस टाइप का चाहिए होता है? तो भैया क्ले क्ले लोम्स में और वेल ड्रेन्ड लोम्स में बढ़िया उग जाता है। ठीक है भैया, ठीक है, अलुवियल सॉइल में उग जाता है, ब्लैक सॉइल में उग जाता है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन वेल ड्रेन्ड सॉइल जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इतनी चीज है कि भैया बढ़िया सॉइल हो और फर्टाइल सॉइल हो और आपका अलुवियल ब्लैक दोनों में उग जाता है, कोई वैसी दिक्कत वाली बात आपकी आती नहीं है। अब इसके मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन की बात आते हैं। पहले हम क्या करेंगे, सीड्स को बोएंगे, विच इज नोन एज सोइंग ऑफ द सीड्स। ठीक है, तो व्हेन वीट इज अ राबी क्रॉप और विंटर सीजन में करते हैं। ठीक है, सारी चीजें पहली चीजें आती हैं इसकी सोइंग की। ठीक है, तो यहाँ भी आप जो है ड्रिलिंग का यूज कर लो या फिर ब्रॉडकास्टिंग मैनुअली बाय हाथ है ना, उसका यूज कर सकते हो। अपने आप उगता जाएगा और बढ़िया है ना, एकदम बढ़िया चीज जाएगी। ठीक है, वो सारी चीजें तो मैंने आपको पढ़ाई दी है। अगली चीज की बात हम करें तो वो आती है हमारी हार्वेस्टिंग की। उगा लिया है, अब वो उग चुका है, अब उसको निकालना भी है, तो निकालना हम हमें हार्वेस्टिंग की मदद से है। तो हार्वेस्टिंग जो होती है हमारे पास तीन तरीके की हार्वेस्टिंग मैं आपको बता चुका हूँ। पहली मैनुअल हार्वेस्टिंग आती है, सिक्कल से काटेंगे। ठीक है, उसके बाद या तो खुद ही डंडा वगैरह लेकर जो है उसको ठीक करेंगे, या फिर जो है उसको हस्क से सेपरेट करेंगे, या फिर उसको जो है खुले में छोड़ देंगे। जानवरों को अलाउ करेंगे, भैया जानवर भैया आओ इसके ऊपर चलो वलो, इसको हस्क से ग्रेन को हस्क से सेपरेट कर दो। ठीक है, ग्रेन होता है खाने वाला पार्ट, हस्क वो वाला पार्ट होता है जिसको हम नहीं कंज्यूम करते, नॉन एडिबल पार्ट। ठीक है, तो या तो ये वाला मेथड यूज कर लो या फिर मैकेनाइज्ड मेथड है वो यूज कर लो। मैकेनाइज्ड मेथड में हार्वेस्टिंग तुम्हें खुद ही करने पड़ेगी। थ्रेशर जो है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ वो हस्क को ग्रेन से सेपरेट करेगा, ग्रेन को हस्क से सेपरेट करेगा। अगर तुम्हें चाहते हो कि तुम्हारी जो है हार्वेस्टिंग भी मैनुअल हार्वेस्टिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाए, मशीन के द्वारा हो जाए, और तुम्हारी जो थ्रेशिंग है वो भी मशीन के द्वारा हो जाए, तो उसके लिए तुम कंबाइन का यूज कर सकते हो। ठीक है, एकदम तुम्हारा बढ़िया जो है काम चलेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं हमारे मिलेट्स की। मिलेट्स हम उनके लिए यूज करते हैं जो हमारे इंफीरियर ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे इंफीरियर ग्रेन्स होते हैं जैसे ज्वार, ज्वार, रागी, बाजरा, ये जो हमारे पास सारे होते हैं ये भी फूड ग्रेन्स हैं। इनको भी जो है फूड और फूडर दोनों के तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन बात बस इतनी सी है कि ये स्टेपल डाइट में नहीं है। ठीक है, जैसे कभी तुमने बोला नहीं होगा मम्मी गेहूं मतलब कभी तुमने ऐसा सुना नहीं होगा, बाजरे की रोटी वगैरह होती है वो सब होता है, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने राइस और व्हीट इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो, न्यूट्रिशियस हैं, इजीली डाइजेस्टेबल फूड रहते हैं, और इंपॉर्टेंट सोर्सेज इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह अपने अंदर कैरी करते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें तो ज्वार जो हमारे पास आता है, ये देख लेना भाई इनमें से कौन से जो है आपके राबी क्रॉप है, कौन से खारिफ क्रॉप आते हैं। टेम्परेचर जो है इनको 18 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस चाहिए, और ये सेम टेम्परेचर है जितना राइस को चाहिए होता है राइपनिंग के टाइम पे। देखो तुम्हें रिलेशन बिठाने पड़ेंगे, सारी चीजें याद करोगे नहीं होगा, रिलेशन बिठा बिठा कर याद करोगे तो याद करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कि अच्छा राइस को राइपनिंग के स्टेज पे 18 से 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। ये मेरे पास मिलेट्स आ जाती है, तो मिलेट्स को भी कितना चाहिए होता है, इनको भी 18 से 32 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। रेनफॉल की बात करें तो 50 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर एडिक्वेट रहती है। इनको हम लोग ड्राई क्रॉप्स बोलते हैं, ज्वार, रागी, बाजरा, ये ड्राई क्रॉप्स बोलते हैं, राजस्थान में उगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ड्राई क्रॉप्स क्यों उगाते हैं, ड्राई ड्राई ड्राई
मतलब सूखी हैं बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर मच रेनफॉल, क्योंकि ज्यादा देखो 50 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं है ये, एज कम्पेयर टू बाकी कुछ नहीं है। राइस का देख लो 150 से 300 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए, ठीक है। और वीट को देख लो 50 से 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। ये बोल रहा है भैया मेरे को आप केवल और केवल 50 से 120 दे दो, इट इज एडिक्वेट टू मी, चलेगा मेरे को। तो इसलिए इनको ड्राई क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम रेनफॉल में भी उग जाते हैं, दे रिक्वायर वेरी लेस रेनफॉल, इसलिए इनको ड्राई क्रॉप्स बुलाते हैं। ये भी पीवाईक्यू में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सॉइल की बात करें तो यार डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पे डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी चीजें वो उगती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ बुक में जो है ना, कई सारी बुक्स में बाजरा, ज्वार, रागी अलग अलग दिए हुए हैं, इनको अलग अलग मत करो। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो मिलेट्स के लिए एक ही जैसी रहेंगी, ज्यादा उनमें डिफरेंस नहीं आएगा, ज्यादा जो है उनमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत तो अब आ ही सकता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। मिलेट्स को एक साथ ही पढ़ो, वरना फिर भाई तुम्हारे लिए याद करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो देख लेना जो ज्वार रागी बाजरा में से कौन सी कैसी है। अब अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो मेरी बाजरा है, बाजरा को मेरा जो है पुअर लाइट सैंडी सॉइल चाहिए होता है। रागी को मेरा अलुवियल सॉइल चल जाता है, ब्लैक भी चल जाता है, ठीक है। ये रहता है। लाइट आ गई ये। ये यस भाई, फाइनली लाइट आ गई, अपना शक्ल देख, अपनी शक्ल देख कर अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। ग्लो आ गया यार, ठीक है। वरना मेरी घटिया शक्ल तुमने देख ही ली थी इतनी देर, ठीक है। लेकिन देखो पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, 100 दिक्कतें आ जाए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा मोटो है, वही हमारा एम है, उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें यार इनको याद रख लेना। मिलेट्स को अलग से मत पढ़ना, अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। मिलेट्स में जितने मैंने पीवाईक्यू देखे हैं सभी में यही किया गया है, मिलेट्स का इकट्ठा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। और जो एक क्वेश्चन बहुत बार आया है वो ड्राई क्रॉप्स वाला क्वेश्चन है कि इनको ड्राई क्रॉप्स बुलाते क्यों हैं। अब बात चलते हैं पल्सेस की तरफ। पल्सेस हमारी हैं दालें, ठीक है, दालें बहुत ज्यादा है, ठीक है। वेजिटेरियन डाइट में तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारी दालें, ठीक है। और दालों के फायदे पूछे जाते हैं कि वाई आर पल्सेस इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पल्सेस, इस तरीके से। तो पहली बात तो भैया गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वेजिटेरियन डाइट के लिए बहुत अच्छा सोर्स होते हैं प्रोटीन का। दूसरी चीज ये लेजुमिनस क्रॉप्स हैं। लेजुमिनस क्रॉप्स मतलब कि इनकी जो रूट्स होती हैं उनमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो तुमने पूरी क्लास 9th के अंदर पढ़ी हुई है बायो के अंदर। तो और केमिस्ट्री में पढ़ी थी ना, केमिस्ट्री में पढ़ी थी और बायो में पढ़ी थी, तो दोनों के अंदर तुमने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ी हुई है, लेज्यूमिनस प्लांट्स किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो उसके ऊपर मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, इतना ध्यान रख लेना दे आर लेज्यूमिनस प्लांट्स, और जिसकी वजह से इनकी जो सॉइल फर्टिलिटी रहती है वो कंटिन्यूड रहती है, ठीक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है, जो हमारी तुर की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, खारिफ क्रॉप्स में आते हैं। मसूर, पीज, ग्राम्स हमारी राबी क्रॉप्स में आती हैं। इसको लिख लो कहीं, इसको लिख लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा कि मूंग इज विच टाइप ऑफ क्रॉप। एमसीक्यू में दे दिए कि बताओ मूंग किस टाइप की क्रॉप है, खारिफ है, राबी है, जैद है, कंफ्यूज हो जाओगे। याद रखना, तुर, उड़द, मूंग। तुम, नेमोनिक बनाता हूं तुम्हारे लिए, तुम, TUM, तुम, T फॉर तुर, U फॉर उड़द, M फॉर मूंग, तुम जो है मेरा, तुम क्या है, तुम मेरा खारिफ में आता है, तुम खारिफ हो, ठीक है। बाकी जितने हमारे पास बच गए, मसूर, पीज, ग्राम्स, ठीक है, GPM, GPM बुलाएंगे या फिर PGM, GPM, MPG, MPG, LPG होता है ना, LPG से थोड़ा याद रिलेट करके बना लो, MPG, मिल, मसूर, पीज, ग्राम, ये मेरे राबी क्रॉप्स के अंदर आती है वाली दालें, ठीक है। इनके लिए अब मेरे पास क्या क्या टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए होती हैं। टेम्परेचर जो इनको चाहिए वो इनको चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का, और रेनफॉल इनको 50 to 75 सेंटीमीटर तक जो है बढ़िया दोगे तो जो है बढ़िया एकदम चल जाएंगे। सॉइल की बात करोगे तो भैया बढ़िया सा सॉइल इनको कोई भी दे दो, ठीक है, सॉइल इनको कोई भी चल पाएगा, ठीक है। यही था, यही था। इसके साथ साथ जो हमारी ये क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स है, वो खत्म हो जाती हैं। अगला चैप्टर बचता है, अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैश क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं,
ठीक है। डिटेल्ड लेक्चर वो होगा, उसमें भी कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, यही चीज़ है, और तो कुछ इसमें खास है नहीं, है ना। हम्म, तो अगले लेक्चर में जो हम कैश क्रॉप्स बारे में पढ़ेंगे। टोटल ज्योग्राफी की बात करूं तो जो आपका एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2, एग्रीकल्चर 3 है, ये तीनों के तीनों यूनिट्स 1 घंटे के लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ा दी हैं। बचता है एग्रीकल्चर 4, एग्रीकल्चर 5, जो कि आपका कैश क्रॉप्स के साथ डील करता है। बाकी सारी चीजें जो है मैंने इसमें इंक्लूड करके बनाई हुई है। 1 घंटे का लेक्चर बना, लंबा लेक्चर बना है, लेकिन इन डेप्थ लेक्चर है, डिटेल में लेक्चर है, ठीक है। सारी चीजों के बारे में जो हमने मोस्टली मोस्टली जो है बात कर ही ली है, ठीक है। तो एक बढ़िया बात है वो। और जितने भी पीवाईक्यू वगैरह थे मैंने कोशिश की उनको लगाए। एक बार जो है तुम्हारे सामने एक बार टेस्ट हो ही जाए, हो ही जाए। ये मेरे पास आईसीएसई 2023 के क्वेश्चन है जो यहाँ से आए हैं, और अब तुम जो है मेरे को इनके जवाब देना। जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटेंसिव फार्मिंग एक्सटेंसिव फार्मिंग। करा है कि नहीं करा है, करा है कि नहीं करा है, करा है लेक्चर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स, करा है। गिव वन एडवांटेज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मेथड ऑफ सोइंग राइस। ये एक मांग रहे एडवांटेज, मैंने 3 मेथड बताए हुए हैं। अगला है नेम एनी टू पल्सेस ग्रोन फ्रॉम इंडिया। तुम तुम भी बनाया और एमची भी बनाया है। तुर, उड़द, मूंग, खरीफ वाली, और एम पी जी, मसूर, पीस, ग्राम, राबी वाली, ये दोनों बनाए हुए हैं। तो ये तुमने 2 पूछे, मैंने 6 बता दिए यार, कमाल करते हो। तो आईसीएसई 2023 के अंदर जितना भी पूछा गया इस चैप्टर के अंदर से, वो मेरे लेक्चर के अंदर में से आया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लेक्चर पूरा मैंने उतना पढ़ा है जो बोर्ड में आता है वो पढ़ा है, और जितना यहाँ आ सकता है, ठीक है। और चीजें देख लो। और आईसीएसई 2019 का क्वेश्चन है, ये देख लो। मेंशन 2 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। कंसोलिडेशन ऑफ फील्ड्स की है, और भी किया है। एग्रीकल्चर बैंक लॉन्च किए हैं, हाँ ये वाला मैंने पॉइंट बताया नहीं, अब बता रहा हूँ। एग्रीकल्चर बैंक लॉन्च किए हैं सरकार ने। एग्रीकल्चर बैंक्स के थ्रू जो है उनको सस्ते लोन पड़ जाते हैं। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, नेम एनी टू मेन एग्रीकल्चर सीजन ऑफ इंडिया, खारिफ राबी। जैद मत लिख देना, जब इसने मेन एग्रीकल्चर सीजन पूछा है तो खारिफ राबी लिखेंगे, जैद नहीं लिखेंगे। जैद एक्स्ट्रा क्रॉप है, मेन सीजन नहीं है वो। प्रैक्टिसिंग मिक्स्ड फार्मिंग गिव्स सिक्योरिटी टू द फार्मर्स, गिव रीजन। भैया, अब अगर मेरा कभी खेत खराब हो जाता है, फसल अच्छी नहीं उगती, तो मेरे पास लाइव स्टॉक है, उनसे पैसा कमा लूंगा, ठीक है। देखो, जितना पढ़ाया लेक्चर में उसी में से आया है। सारे पीवाईक्यू उठा के देख लो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एक का जो पीवाईक्यू है वो नहीं आया, लेकिन मोस्टली जितने पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे लेक्चर के अंदर कवर किए। उतना पढ़ाया है जो बोर्ड में आता है, उतना पढ़ाया है, उतना कवर किया जो बोर्ड में आता है। फालतू की बकवास आती नहीं, फील देना आती टॉपिक के अंदर, वो फील तुम्हें जो है मैंने इसके अंदर दे दिया है। थैंक यू।